कहानी घर चैनल के तमाम व्यूअर, सब्सक्राइबर और सुनने वालों को कहानी घर चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा जासूस जो अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी कौम को बचाता है? मौत की आंधी की ये कहानी आपको आखिर तक सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। एक खतरनाक मिशन, एक खुफिया एजेंट और दुश्मनों के नरगे में कैद सच, यही है मौत की आंधी की असल दास्तान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक ऐसी जासूसी जंग जो सरहदों से आगे बढ़ गई। आइए सुनते हैं मौत की आंधी का वो राज जिसने सबको हिला दिया। जब दुश्मन ताकतवर हो और वक्त कम, तो एक हीरो किस तरह अपनी अक्ल और बहादुरी से तारीख बदल देता है, यही है मौत की आंधी की सनसनीखेज कहानी। तो आइए शुरू करते हैं मौत की आंधी पार्ट 5। हमीद के जाने के बाद फरीदी ने फोन पर किसी को कुछ हदायत दी और कपड़े पहनकर बैठ चला गया। उसकी कार शहर की बारौनक सड़कों पर दौड़ती फिर रही थी और खुद वो ख्यालात में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने कार ऑफिस की तरफ घुमा दी। अभी वो अपनी मेज पर बैठने भी नहीं पाया था कि सुपरिटेंडेंट के चपड़ासी ने साहब का सलाम दिया। फरीदी उसके कमरे में पहुंचा। सुपरिटेंडेंट कुछ मुस्तरब सा नजर आ रहा था। फरीदी को देखते ही उसने उसे बैठने का इशारा किया। तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से महकमे की बड़ी बदनामी हो रही है, सुपरिटेंडेंट ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो टीवी के मकान में क्यों घुसा था? मैंने भेजा था, फरीदी ने कहा। लेकिन आखिर क्यों? सुपरिटेंडेंट झंझला कर बोला। दिलकशा होटल के हादसात के सिलसिले में मेरा ये एक तरीक़ाकार था, लेकिन अभी वो केस बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास नहीं आया। एक न एक दिन तो उसे आना ही है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। ये सिविल पुलिस के बस का रोग नहीं, तो तुमने ये कैसे फर्ज कर दिया कि उसकी तफ्तीश का काम तुम्हारे ही सुपुर्द कर दिया जाएगा? इसलिए कि अमूमन यहाँ का यही रवाज है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ तुम्हारे अलावा और सब गधे हैं, सुपरिटेंडेंट झुलाकर बोला। फरीदी ने एक तेज नजर सुपरिटेंडेंट पर डाली और दूसरी तरफ देखने लगा। दूसरा चार्ज तुम्हारे असिस्टेंट के खिलाफ ये है कि वो शहर की शरीफ लड़कियों को परेशान करता है। जी? फरीदी ने चौंक कर कहा। अभी एक आदमी ने फोन पर उसकी शिकायत की है, कौन है वो? फरीदी ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। कैप्टन खावर, सुपरिटेंडेंट ने कहा। वो बहुत गुस्से में था। उसने बताया कि हमीद उसकी मंगेतर, क्या नाम है उसका? मैं नाम भूल गया। शहनाज, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। हाँ हाँ, तो तुम्हें उसका इल्म है? सुपरिटेंडेंट ने तेज लहजे में कहा। जी हाँ, फरीदी ने कहा, लेकिन आप जरा अपने लहजे में नरमी पैदा करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ दिन पहले हमीद की भी मंगेतर रह चुकी है। मैं ये सब नहीं जानता, सुपरिटेंडेंट बिगड़ कर बोला। लेकिन मैं अपने महकमे की बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस सिलसिले आप फिर क्या करेंगे? फरीदी मुस्कुरा कर बोला। सुपरिटेंडेंट जो अभी हाल में यहाँ आया था, फरीदी के इस अंदाज़े गुफ्तगू पर चिढ़ सा गया। तुम ये भी नहीं जानते कि अफीसरों से किस तरह बात की जाती है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, फरीदी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। बेहतर है, आपके ऊपर वाले मुझे आपसे ज्यादा जानते हैं, फरीदी ने कहा और कमरे से निकल आया। फरीदी अपनी मेज पर आकर फाइलों की देखभाल में मशगूल हो गया। चिड़चिड़े अफीसर की गुफ्तगू से उसकी तबीयत बदमजा हो गई थी। वो इन चीजों का आदी नहीं था। जिस महकमे का इंस्पेक्टर जनरल तक उसकी इज्जत करता हो, उसके सुपरिटेंडेंट की भला उसकी नजरों में क्या वक़्त हो सकती थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद डीआईजी का अर्दली उसकी मेज के करीब आकर खड़ा हो गया। डीआईजी ने उसे अपने कमरे में तलब किया था और डीआईजी ने हस्बे साबिक उसे हाथों हाथ लिया। मिस्टर फरीदी, मेरा ख्याल है कि आजकल कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं हो। आपका ख्याल दुरुस्त है। भाई, वो दिलकशा होटल वाला केस हमारे पास आ गया है। मैं चाहता हूं कि उसकी तफ्तीश तुम करो। मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। जैसा आप फरमाएं, फरीदी ने कहा। क्या आप बराह रास्त मुझे ये केस दे रहे हैं?
हाँ, मैंने सुपरिटेंडेंट के तवज्जुह से देना मुनासिब नहीं समझा। फरीदी मुस्कुराकर खामोश हो गया। देखो भाई, सुपरिटेंडेंट यहाँ नवार है और सिविल पुलिस से इस महकमे में आया है। मेरा मतलब यह है कि तुम खुद समझदार और तजर्बाकार हो। मुझे कोई शिकायत नहीं, फरीदी ने कहा। दफ्तर की घड़ी ने 4 बजाए और फरीदी घर वापस आ गया। हमीद उसका इंतजार कर रहा था। कहो भाई, क्या खबर लाए? फरीदी ने पूछा। कैप्टन खावर खामखा उसके गले पड़ गया, हमीद ने कहा। यानी कुछ दिन कबल दोनों इत्तेफाकिया तौर पर मिल गए थे, तब से खावर उसके पीछे पड़ गया है। वो तरह तरह के बहाने तराश कर उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। आसार कुछ अच्छे नहीं। और फिर उसने अपनी और सुपरिटेंडेंट की गुफ्तगू के मुतालिक हमीद को बताया। हमीद हैरत से हंसता रहा। उसका मतलब समझते हो? फरीदी ने कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ सका। कैप्टन खावर कभी वही हैशर होने वाला है जो लड़की से रुमाल छीनने वाले मजदूर का हुआ। ये क्यों? कोई उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल रहा है। ओह, समझा, हमीद ने मैंने खेज अंदाज में सर हिलाकर कहा। मगर तुम्हारी पोजीशन उससे खतरे में पड़ जाएगी, फरीदी ने कहा। क्यों? खावर तुम्हें बदनाम करता फिर रहा है। अगर वो मारा गया तो लामहला तुम्हारा नाम जरूर दिया जाएगा, फरीदी ने कहा। मगर शहनाज तो उसकी तरदीद करेगी, हमीद ने जल्दी से कहा। और अगर उसे भी गायब कर दिया गया तो? फरीदी ने कहा। ये मत समझो कि मुजरिम धोखे में है। कराइन से मालूम होता है कि उन्हें हमारी मशगूलियात का इल्म हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमीद ने कहा। हम लोग चूहेदान में फंस गए। फरीदी मुस्कुराकर बोला। मैं ऐसा नहीं समझता। हमीद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। वाकई मेरी पोजीशन खतरे में पड़ गई है, हमीद ने थोड़ी देर बाद कहा। क्यों न शहनाज को कहीं हटा दिया जाए? नामुमकिन, फरीदी ने कहा। मैंने अपना एक ख्याल ज़ाहिर किया है। अब देखना यह है कि वो सही कहां तक है। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो। आपका ख्याल कभी गलत नहीं साबित हुआ करता, हमीद ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। खैर, छोड़ो इन बातों को। आज रात को हमें सरबिनथाल के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जो कहिए वो किया जाए, हमीद बोला। सरबिनथाल के घर की तलाशी लेना जरूरी है, फरीदी ने कहा। लेकिन उसने घर में कोई ऐसी चीज छोड़ी ही क्यों होगी, हमीद ने कहा। मुझे उस रुमाल की जुस्तजू नहीं है, फरीदी बोला। फिर कोई ऐसी चीज जिससे मैं उसे कानूनी शिकंजे में जकड़ सकूं, तो वो रुमाल के अलावा और क्या हो सकती है? रुमाल, फरीदी ने कहा। अजीब आदमी हो, क्या तुम मकतूला का रुमाल पहचानते हो? नहीं। फिर मैं शदीद किस्म के इंतशार में मुब्तला हूं। क्यों? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हमीद झुला कर बोला। बिगड़ो नहीं बरखुरदार, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। ज़हनी इंतशार बिला वजह है। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था। मुझे अपनी परवाह नहीं। मगर शहनाज, फरीदी तज़हीक आमेज अंदाज में मुस्कुराया। हमीद खामोश हो गया। बाहर अंधेरा फैल गया था। ये दोनों गुफ्तगू में इस दर्जा मशगूल थे कि उन्हें कमरे में रोशनी करने का भी ख्याल न रहा। फरीदी कुर्सी से उठा। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ ही रहा था कि दफतन पूरी इमारत एक अजीब किस्म की गूंज से गूंज उठी। और फिर एक झटका सा महसूस हुआ और दरो दीवार झनझना उठे। फरीदी ने जल्दी से कमरे में रोशनी कर दी और इधर उधर देखने लगा। हमीद एमको की तरह उसका मुंह तक रहा था। बरामदे में नौकरों के कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए फरीदी सन्नाटे में आ गया, लेकिन जल्द ही उसकी हालत में अजीबो गरीब तगैयर पैदा हो गया। वो जख्मी भेड़िए की तरह गुरा कर तहखाने की तरफ झपटा। हमीद उसके पीछे था। बरामदे में सारे नौकर खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फरीदी और हमीद को इस हाल में देखकर उनकी हैरत और बढ़ गई, लेकिन उनमें से कोई उस जगह से हिला नहीं। हमीद और फरीदी तहखाने वाले कमरे में आए। फरीदी ने फर्श पर बिछी हुई कालीन उलट दी और दूसरे ही लम्हे में चौंक कर पीछे हट गया। तहखाने के ढक्कन की दर्जों से धुएं की पतली पतली लकीरें निकलकर कमरे की फिजा में मुंतशिर हो रही थीं। फरीदी ने हमीद को कमरे से निकल जाने का इशारा किया और तहखाने का ढक्कन खोलकर खुद भी कमरे से बाहर निकल आया।
फिर धुएं का एक उमड़ता हुआ बादल दरवाजे की तरफ झपटा। हमीद उसका मतलब समझ चुका था। उसने अपना पिस्तौल निकालकर उसकी नाल दरवाजे की तरफ घुमा दी। बेसूद, कतई बेसूद। फरीदी आहिस्ता से बुड़बड़ाया, हम धोखा खा गए। थोड़ी देर के बाद धुआं खत्म हो गया। फरीदी और हमीद फिर कमरे में दाखिल हुए। कमरे में बारूद की बदबू फैली हुई थी और फिर वो तय खाने में आए जो बिल्कुल खाली था। मेज पर एक कागज पड़ा हुआ था, उस पर अरबी जबान में कुछ तहरीर था। फरीदी उसे पढ़ने लगा और एक बार फिर वो किसी जख्मी दरिंदे की तरह पेचोताप खाने लगा। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा। फरीदी लौंडा नहीं, वो आहिस्ता से बोला। हमीद हैरत से उसे देख रहा था। निकल गया, हमीद ने कहा। फरीदी कोई जवाब देने के बजाय लपक कर कमरे का फर्श देखने लगा। ओह, उसके मुंह से बेख्तियार निकला और फिर वो सीधा खड़ा होकर हमीद की तरफ देखने लगा। मुझसे बड़ा अहमक आज तक ना पैदा हुआ होगा, फरीदी ने कहा। हमीद ने कोई जवाब ना दिया। वो इस्तेफामिया नजरों से फरीदी की तरफ देख रहा था। आओ चलें, फरीदी ने कहा। दोनों तय खाने से चले आए। उस कागज पर क्या लिखा है, हमीद ने पूछा। फरीदी पढ़कर उसे समझाने लगा। मोहतरम सराग रसां, तुम खामखा बीच में आ टपके। मैं तो सर बिन थाल को एक शानदार सबक देने जा रहा था। हर वो शख्स जो इस रुमाल का राज जानने की कोशिश करेगा उसका यही हैशर होगा। मैंने माज इसलिए तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचाया कि तुम भी सर बिन थाल के पीछे पड़े हुए हो। इस रुमाल को अपने पास रखने वाले की सजा मौत है और उसका राज जानने की कोशिश करने वाले को भी थोड़ी बहुत सजा जरूर दी जाती है। तुम्हारे लिए फिलहाल यही सदमा काफी है कि तुम धोखा खा सके। सर बिन थाल को उससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। देख लो, धुआं बनकर तुम्हारे तहखाने से जा रहा हूं। खैर, थोड़ी सी हिस्ट्री उस रुमाल की भी सुन लो। अली फजील ने एक पुराने मकबरे से वो रुमाल खोद कर निकाला था। 2000 साल पुराने मकबरे से। फिरौन सोम की बेटी लामिया के मकबरे से। फिरौन की वो बेटी जो सांप पालती थी। फिरौन की वो बेटी जो जहरीले सांपों के मुंह में अपनी जबान डाल देती थी। फिरौन की वो बेटी जिसका सारा जिस्म सांप चाटते थे। और जब अली फजील ने उसका रुमाल खोद निकाला तो एक बहुत बड़ा अजदहा उसके पीछे लग गया और फिर एक दिन उसने उसे इस तरह चीर कर फेंक दिया जैसे कोई शरीर बच्चा किसी नन्ही सी चिड़िया की टांगे नोच डालता है। रुमाल मिस्र कदीम के बाज अमराजों से ताल्लुक रखता है, इसलिए उसके पीछे पड़ने वाले की सजा मौत है। खौफनाक रूहें इसकी मुहाफिज हैं। फरीदी खामोश हो गया। हमीद सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। लग़वियत और बकवास, फरीदी खिला में घूरता हुआ बड़बड़ाया। मैं भी ज़ईफुल एतिकाद नहीं, मगर हमीद कुछ कहते कहते रुक गया। तहखाने से धुआं बनकर निकल जाने वाली कोई बदरू थी। फरीदी ने तंजिया अंदाज में हमीद का जुमला पूरा कर दिया। फिर उसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, हमीद ने कहा। रूहें नकली दाढ़ियां नहीं लगाती। रूहें किसी मजदूर को सूट पहनाकर उसे पिस्तौल की गोली का निशाना नहीं बनाती। मगर धुआं, हमीद हकलाया। एक छोटा सा टाइम बम जो उसने कहीं छुपा रखा था हम लोगों की अदम मौजूदगी में किसी तरह तहखाने से निकल गया और टाइम बम डालता गया और वक्त मुअय्यना पर बम फट गया। चूंकि वो एक बंद जगह में फटता था इसलिए धमाके के बजाय सिर्फ हल्की सी गूंज और गड़गड़ाहट सुनाई दी। बम ज्यादा ताकतवर नहीं था, वरना कमरे का फर्श बैठ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बिन थाल के अलावा कोई और भी इस रुमाल में दिलचस्पी ही नहीं ले रहा, बल्कि हकीकतन उस रुमाल पर काबिज भी है, हमीद ने कहा। ये एक नया मौमा पैदा हो गया, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। लेकिन सर बिन थाल की पोजीशन मेरे ज़हन में साफ नहीं। मेरा ख्याल है कि उसने उसी मकसद के तहत इस आदमी को टीवी के हवाले किया था। उससे वो रुमाल जबरदस्ती हासिल कर ले, हमीद ने कहा। ये तो ज़ाहिरी बात है, फरीदी बोला, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं, इसलिए कि तुम्हारे बयान के मुताबिक उस रात को सर बिन थाल ने किसी का रुमाल गायब नहीं किया था जिस रात वो रुमाल हसीना से छीना गया। हमीद कुछ सोचने लगा। दफ्तन उसकी आंखें चमक उठी। क्या ये मुमकिन नहीं वो मजदूर
सरबिनथाल का आदमी रहा हो जो रुमाल छीनकर भागा था और फिर उसे किसी दूसरे आदमी ने हलाक करके रुमाल उसे हासिल कर लिया हो। इस तरह सरबिनथाल अपनी कोशिशों के बावजूद भी मारूम रह गया हो। यह भी हो सकता है, फरीदी ने कहा और कुछ सोचने लगा। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, लेकिन तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि सरबिनथाल हम लोगों से बेखबर नहीं था। क्यों? अगर ऐसा ना होता तो वो इतने मोटे शिकार को दूसरों पर छोड़कर खुद वहां से चला न जाता, फरीदी ने कहा और कुछ सोचने लगा। दफ्तन उसकी आंखों में दबे हुए जोश की झलकियां नजर आने लगी और वो उठकर खड़ा हुआ। लेकिन ठहरो, उसने हमीद की तरफ देखकर कहा। टीवी इस वक्त वहां क्या कर रहा था? तो इसका मतलब ये कि वो एक सोची समझी हुई स्कीम थी। ओह हमीद, हम लोग बिल्कुल गधे हैं, परले सिरे के अहमक। लेकिन इतना याद रखो कि कैप्टन खावर चंद घंटों का मेहमान है। मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं, हमीद उकता कर बोला। सरबिनथाल से आप कैप्टन खावर पर आ गए। ठहरो, फरीदी ने टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसने रिसीवर उठाकर डायल घुमाते हुए कहा, इंक्वायरी मिस्री सफारत खाना, शरफुल अजीज यही हैं, उनके बंगले का फोन नंबर क्या है? ओह अच्छा, शुक्रिया। फरीदी ने डिस्कनेक्ट करके दोबारा नंबर मिलाए। हेलो, क्या शरफुल अजीज हैं? मैं इंस्पेक्टर फरीदी बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। इस दौरान मैं किसी ने मिस्र जाने के लिए वीजा की दरखास्त तो नहीं दी हूँ। और कोई जरा ठहरो, मैं नोट करूंगा। क्या नाम बताया था? हाँ, अच्छा अच्छा, और बहुत खूब, अच्छा शुक्रिया। कल हम लोग दिलकशाह में चाय भी पिएंगे और खाना भी खाएंगे। बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मेड म्यूजियल सुरैया फिरोजा को भी मेरी तरफ से कह देना। अच्छा वस्सलाम। फरीदी रिसीवर रख कर मुड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और सुना तुमने? वो हमीद से बोला। सरबिनथाल मिस्र जा रहा है, उसने मिस्री सफारत खाने में वीजा के लिए दरखास्त दी है। दी होगी, हमीद झुलाकर बोला। मुझे तो कैप्टन खावर की होने वाली मौत का गम खाए जा रहा है। क्यों? फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। अपने रकीब से इतनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत नहीं बल्कि खामखा की फांसी से डरता हूँ, हमीद ने उकता कर कहा। किस जंजाल में फंस गया? डरो नहीं प्यारे, तुम खामखा क्यों मरे जा रहे हो? ये सब मुझ पर छोड़कर अपने काम में लग जाओ। काम? अब क्या काम है? शहनाज को कहीं गैब कर दो, फरीदी ने कहा। गैब कहाँ कर दूं? यहीं लाकर तहखाने में। जी नहीं, फरीदी ने कहा। तहखाने का राज अफशा हो चुका है। फिर हमीद कुछ कहने ही वाला था कि दफ्तन टेलीफोन की घंटी बजी। फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, फरीदी बोल रहा हूँ। ओह आप? जी क्या? हाँ हाँ, हमीद यहाँ इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ओह, तो मेरा ख्याल सही निकला। खैर खैर, ये साबित करना तो मेरा काम है, आप मुतमईन रहें। उसकी या मेरी मुलाजमत पर जरा बराबर भी आंच नहीं आ सकती। खैर खैर, फरीदी रिसीवर रखकर मुड़ा। वो कदरे मुतफिकर नजर आ रहा था। कौन था? हमीद ने पूछा। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, फरीदी ने तल्ख लहजे में कहा। शहनाज गायब हो गई है। उसके खालाजाद भाई कैप्टन खावर ने मशकूक लोगों में तुम्हारा और मेरा नाम भी लिखा दिया है। मगर वो तो कहती थी कि वो उसका कोई भी नहीं है, फरीदी ने कहा। पुलिस को उससे क्या गर्ज? उसने पुलिस को तो इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ हमीद, बहुत बुरा, फरीदी मुस्कुराकर बोला। इतना बुरा कि शायद अब जल्द ही तुम्हें कैप्टन खावर की भी तजहीज और तकफीन का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।